नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की 2.5 लाख रुपए वाली सब्सिडी कैसे आती है। हालांकि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों की सब्सिडी आ चुकी है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं, लोन ले लिया है पर सब्सिडी नहीं आई है। हालांकि अभी कोरोना वायरस के इस प्रकोप में सब्सिडी आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, पर फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर जिन लोगों की सब्सिडी अभी तक नहीं आई है, जिन लोगों ने लोन ले लिया है, फॉर्म भर दिया है, तो वो अपने आप को जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आखिर में गलती कहाँ हुई, आखिर हमारी सब्सिडी क्यों नहीं आई, या फिर अब भविष्य में आएगी या नहीं आएगी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने लोन लिया है पर उनकी सब्सिडी नहीं आई है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,65,000 रुपये तक की सब्सिडी जो मिलती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहली बार मकान खरीदने वाले व्यक्ति को दी जाती है। तो सपोज पहली बार जो व्यक्ति मकान खरीदता है उसमें हमें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना होता है कि जब भी आप मकान खरीदें तो उसमें दोनों लोगों का नाम बहुत ज़रूरी है। दो लोगों का मतलब आपके पति और पत्नी। अगर आपने अपने जो मकान खरीदा है वो सबसे पहला तो रजिस्ट्री वाला होना चाहिए। विदाउट, यदि उस मकान की रजिस्ट्री नहीं होती है तो उस मकान पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि यदि आपने मकान में रजिस्ट्री करवाई है तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें पति और पत्नी दोनों का नाम जुड़ा हो। मतलब आपके मकान की रजिस्ट्री पति पत्नी दोनों के नाम से होनी चाहिए। अगला ये चीज़ ध्यान, हाँ, और इसमें एक ये जरूरी नहीं है कि पति का नाम पहले है या पत्नी का नाम पहले रखना है। किसी का नाम कहीं पे भी अपन रख सकते हैं, कोई भी आगे और पीछे रख सकते हैं, इसमें कोई डॉटफुल नहीं है बस, लेकिन पति पत्नी दोनों के नाम से होना चाहिए। महिला का नाम रजिस्ट्री में होना जरूरी है, पहला। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखना है, हमें सिर्फ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो सब्सिडी जो दी जाती है वो सिर्फ बैंक के अधिकारियों के द्वारा ही दी जाती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आप लोन लें हमेशा कोशिश करें कि आपको सरकारी बैंक से ही लोन लें, क्योंकि सरकार जो सरकारी बैंक की क्लेम्स होती है बहुत जल्दी फिनिश करती है। फिनिश करने का मतलब ये होता है कि क्लियर कर देती है। अगर सपोज मानिए अगर 1,000 लोगों ने सरकारी बैंक से लोन लिया है और 500 लोगों ने प्राइवेट बैंक से लोन लिया है तो सरकारी मानती है कि 1,000 लोगों को बिना जांच पड़ताल के, मतलब बहुत ही कम चेकिंग के उनके 1,000 लोगों के लोन पास कर दिए जाते हैं। हो सकता है कि मे बी 2, 4, 5, 10, 25, 50 लोगों के छूटते हों, लेकिन मोस्टली 99% जो केसेस होते हैं वो सरकारी बैंक में क्लियर हो जाते हैं। अब बात बचती है प्राइवेट बैंक, क्योंकि प्राइवेट बैंक चूँकि बहुत ऐसे होते हैं जो कि जो लोग लोन के एलिजिबल नहीं होते हैं उन्हें भी वो लोन दे देती है। तो इस वजह से जो है बैंक, प्राइवेट जो बैंक होते हैं, सरकार जो होती है उनके साथ सख्ती रखती है और उनके मामलों की ज़्यादा से ज़्यादा जांच करती है और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को रिजेक्ट कर देती है। तो बहुत सारे लोगों को सब्सिडी नहीं मिल पाती है। वो बोलते हैं कि हम एलिजिबल थे पर उनको नहीं मिल पाई, क्योंकि उसका वजह जो थी वो यही थी। तो आपको लोन लेते समय हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, मकान लेते समय, कि यदि आप लोन लें तो हमेशा सरकारी बैंक से ही लोन करवाएं, और जब ना हो तब अपनी मजबूरी हो तब जाकर दूसरे बैंक में जाएं। अब एक जो सबसे खास चीज़ ये वाली होती है कि जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक अधिकारी से आप कहें कि हमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लोन लेना है। तो अब जब भी आप लोन लेंगे, आपका लोन अप्रूव होगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होगा, क्योंकि बैंक हमेशा 2 प्रकार के लोन आपको प्रोवाइड करते हैं। एक सिंपल होम लोन जो कि बैंक की तरफ होता है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन होता है उससे संबंधित सारी जो जानकारी होती है वो एक पोर्टल होता है हर बैंक के पास प्रधानमंत्री आवास योजना का, वो उस पर उसकी जानकारी अपलोड कर देते हैं, क्योंकि आपने जो लोन लिया है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिया हुआ है। तो जैसे ही आप लोन लेते हैं, जब आप बैंक लोन लेने जाएंगे तो बैंक अधिकारियों से ये बात कहेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन चाहिए, तो वो आपसे 3 डॉक्यूमेंट मंगाएगा। पहला, परिवार में सभी लोगों के आधार कार्ड, पैन नंबर। दूसरा, जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, एक एफिडेविट होगा जिस एफिडेविट में लिखा होगा कि हमें मेरे नाम से और मेरी पत्नी के नाम से इस कोई भी मकान नहीं है, ये मैं पहला मकान है जो कि मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ। और जो उसमें जिनके नाम से रजिस्ट्री होगी उनके पैन कार्ड लगेंगे,
बस 3 चीज़ें। तो अगर अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ 3 चीज़ें लगनी है और एक फॉर्म होगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कि आपको वहीं पे ऑनलाइन एक सिंगल पेज का फॉर्म होता है जिसे आपको भरना है। तो सिंगल पेज का एक फॉर्म भरेंगे, एक एफिडेविट देंगे, सभी लोगों के आधार कार्ड, परिवार में फैमिली में जितने मेंबर हैं सबके आधार कार्ड लगेंगे और जिन लोगों के नाम से रजिस्ट्री है उनके पैन कार्ड लगेंगे। तो आप ये अगर ये 4 डॉक्यूमेंट बैंक अधिकारी को देते हैं, बैंक अधिकारी वो फॉर्म फिलअप करता है और इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो एक पोर्टल पर अपलोड कर देता है। क्योंकि जो पोर्टल पे सभी लोगों की फैमिली का आधार नंबर, पैन नंबर और जरूरी इन्फॉर्मेशन लगती है, इस वजह से ये फोटोकॉपी लगती है। अदरवाइज एक कोई विशेष डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये बैंक जब आप देते हैं और ये वहाँ पे प्रोसेस हो जाता है। अब जो सब्सिडी बात ये है, जो मेन सब्सिडी आती है कि हमने फॉर्म तो भर दिया, पर अब सब्सिडी कब आएगी? तो सब्सिडी मोस्टली वैसे आ तो जाती है, 3 महीने के अंदर आ जानी चाहिए और आ ही जाती है। पर कभी कभी बैंक अधिकारी सोचते हैं कि बाद में फिर कस्टमर हमारे पीछे ना पड़ जाए कि अभी हमारी सब्सिडी नहीं आई, अभी हमारी सब्सिडी नहीं आई है। तो इसके लिए वो उन्हें 1 साल का समय दे देते हैं कि अभी कम से कम 1 साल के बाद आती है या परस आती है। पर आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 3 महीने के अंदर अंदर आ जाती है। अब बात बची जिन लोगों की सब्सिडी, जिन्होंने फॉर्म अभी लिया था, शायद मेरे जो नॉलेज की बात है तो मैं ये बताऊं कि आपको ये 31 मार्च 2020 में ये योजना समाप्त हो चुकी है। तो अब शायद उसके बाद जो लोन लेगा तो शायद उसे इस चीज़ की लाभ ना मिले। पर जिन्होंने इसके पहले लोन ले लिया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिया है, वो फॉर्म भरा है और उनकी सब्सिडी नहीं आई है काफ़ी लंबे समय से, तो वो इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि उन्होंने ये जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया वो डॉक्यूमेंट उन्हें दिए थे कि नहीं दिए थे। वो जो मैंने फॉर्म बताया था प्रधानमंत्री आवास योजना का एक फॉर्म जो सिंगल पेज का फॉर्म होता है वो आपने भरा था कि नहीं भरा था। और दूसरा ये कि आपने एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था, आधार कार्ड सभी लोगों के दिए थे कि नहीं दिए थे, पैन कार्ड नहीं दिए थे कि नहीं दिए थे, क्योंकि ये चीज़ कंपलसरी है। इससे डॉक्यूमेंट 101% कंपलसरी लगेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप चीज़ देखेंगे तो ये था कि आपने सरकारी बैंक से लिया है या प्राइवेट बैंक से लिया है। प्राइवेट बैंक में भी बहुत छोटे छोटे बैंक होते हैं, जैसे कुछ मर्यादित शाखा बैंक होते हैं, कुछ सरकारी संस्थाएं होती हैं, कुछ जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने दिया DHL से लोन ले लिया, किसी ने और छोटे मोटे बैंकों से ले लिया जो संस्थाएं होती हैं, तो वहाँ पर इस तरह की सब्सिडी नहीं मिलती है। उसके लिए एक नेशनलाइज बैंक होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आप बड़े बैंकों में जाएंगे तो ICICI बैंक होना चाहिए, HDFC बैंक होना चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक होना चाहिए, HDFC भारतीय स्टेट बैंक होना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा होना चाहिए। इस टाइप के बड़े बैंक होना चाहिए। अगर इनसे आपका लोन है तब तो ठीक है, और नहीं है तो आपको सब्सिडी शायद ना मिले। तो इस प्रकार की इन बातों को ध्यान रखते हुए आप काम करें। और यदि आपकी कोई और समस्या है इससे रिलेटेड जो कि मुझे मेरे बताने में छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि आपकी क्या समस्या है। मैं उससे जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो अगले वीडियो पे मैं आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अगले वीडियो पे मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि समग्र आईडी क्या है और समग्र आईडी कैसे बनवाते हैं और उसका क्या उपयोग है। तो तब तक के लिए नमस्कार।